आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का अमल जारी है। महकमे पुलिस ग्रुप 1 मुलाजिमतों को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशंस जारी किए जा चुके हैं। ताहम ताज़ा तौर पर महकमे बरकी में मुख्तलिफ मुलाजिमतों को पूरा करने का अमल शुरू हुआ है। SP DCL में 70 असिस्टेंट इंजीनियर्स के ओहदों को पूरा करने के लिए दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू हुआ है। मजीद 1201 मुलाजिमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें जूनियर लाइनमैन के 1000 सब इंजीनियर ओहदेदार हैं। इन ओहदों को ये 201 ओहदे हैं। इन ओहदों को पूरा करने के लिए दरखास्तें इस माह की 19 तारीख या आइंदा माह की 15 तारीख से वसूल किए जाएंगे। नलगुंडा, यादद्री, भोनगिर, सूर्यापेट, महबूबनगर, जोगलंबा, गदवाल, नारायणपेट, रंगारेड्डी, विकाराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, सिद्दीपेट, मेदक, संगारेड्डी और हैदराबाद में ये मुलाजिमतें होंगी। जूनियर लाइनमैन के ओहदों पर तकर्रुर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस माह की 19 तारीख से दरखास्तें कबूल की जाएंगी, जबकि 17 जुलाई को इम्तिहान होगा। जुमला ओहदे 1000 हैं। इसमें महदूद रिक्रूटमेंट 553, जबकि जनरल रिक्रूटमेंट 447 है। अहलियत 10वीं जमात में ITC इलेक्ट्रिकल ट्रेड वायरमैन का होना जरूरी है, या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेड इंटर वोकेशनल कोर्स करने वाले अहल होंगे। 1 जनवरी 2022 को उम्मीदवार की हद उम्र 18 बरस से 35 बरस के दरमियान होनी चाहिए। तहरीरी इम्तिहान की बुनियाद पर तकर्रुरात किए जाएंगे। दरखास्तें ऑनलाइन तलब की जाएंगी। दरखास्त फीस 200 रुपये होगी। इम्तिहानी फीस 120 रुपये अदा करनी होगी। SC ST BC PH EWS उम्मीदवारों को फीस दाखिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। दरखास्तों के अदखाल का अमल इस माह की 19 तारीख को शुरू होगा और 8 जून तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 11 जून से हॉल टिकट्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। 17 जून को तहरीरी इम्तिहान होगा। मजीद तफसीलात इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, tsouthernpower.cgg.gov.in। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के उस बयान की सख्त मजम्मत की है कि अगर BJP तेलंगाना में इख्तिदार में आती है तो वो 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म कर देगी। शब्बीर अली ने इतवार को एक मीडिया बयान में अमित शाह के बयान को इंतहाई इश्तियाल अंगेज करार दिया और कहा कि ये नफरत अंगेज तकरीर के ज़मरे में आता है। मुल्क के वजीर दाखिला होने के बावजूद अमित शाह न तो 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की तारीख से वाकिफ़ है और न ही उसकी मौजूदा कानूनी हैसियत से। सरकारी मुलाजिमतों और तालीम में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का मामला, जो कांग्रेस की साबिक़ा हुकूमत ने 2004 में मुतारिफ कराया था, सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। लिहाजा BJP हुकूमत मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने का ऐलान करके अमित शाह ने अदालत उज़्मा की तौहीन की है। शब्बीर अली ने सवाल किया कि अमित शाह मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बढ़ता है। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि अमित शाह को मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर तबसरा करने से पहले कुछ बुनियादी तहकीक करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया गया। शुरू में गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 5% तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए, जिसके बाद इसे 1% कम किया गया हाई कोर्ट की हिदायत पर। उसके बाद पसमानदा तबक़ात कमीशन ने एक डिटेल स्टडी की और मुसलमानों में 14 समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी तौर पर पसमानदा ग्रुप्स को BCE के तौर पर दर्जाबंदी करने की सिफारिश की। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने एक बिल पेश किया। मुसलमानों में 14 शिनाख्तशुदा पसमानदा तबक़ात को 4% रिजर्वेशन फराहम किए गए। इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अदालत उज़्मा ने मार्च 2010 में 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को जारी रखने की इजाज़त दी। ये सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का फैसला। अब ये पूरा मामला आईनी बेंच को के हवाले किया गया। आईनी बेंच जब भी इस पर जो फैसला देगी उस पर अमल किया जाएगा। तब तक 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात जारी रहेंगे और कोई ताकत नहीं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि पिछली कांग्रेस हुकूमत ने गरीब मुसलमानों को समाजी, तालीमी और माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए 4% तहफ़्फ़ुज़ात नाफिज किए थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही मुनहसर होगा। इसे ना ही TRS और ना ही BJP ख़त्म कर सकती है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना में BJP के बरसर इख्तिदार आने पर अक़लियतों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा करने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि दीगर तबक़ात की तरह मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा है।
और उन्हें भी दीगर तबकात की तरह पसमानदगी की बुनियाद पर मसावी मौके हासिल होने चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि एक तरफ वजीर आजम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ उनकी हुकूमत और उसके कारिंदे इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी को दस्तूर के मुताबिक फराहम करदा मसावी मौके से महरूम करना चाहते हैं। जबकि वजीर आला चंद्रशेखर राव रियासत तेलंगाना में समाज के तमाम तबकात के साथ मसावी इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के इक़दाम कर रहे हैं। महमूद अली ने मरकजी वजीर दाखिला के दौरे हैदराबाद के मौके पर की गई उनकी तकरीर को झूठ का पुलिंदा करार दिया। सहाफत को जारी करदा एक बयान में वजीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि दरहकीकत अमित शाह तेलंगाना हुकूमत की कारकर्दगी से वाकिफ नहीं है, जबकि वो सिर्फ उनके कायदीन की जानिब से फराहम करदा सियासी रकाबत पर मबनी स्क्रिप्ट पढ़ गए। जबकि वजीर आला केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना ने तश्कील तेलंगाना के बाद हर शोबे हयात में तरक्की की है। टीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वजीर तारक रामाराव ने मरकज की बीजेपी पर एक मरतबा फिर नुक्ताचीनी की। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक और सियासी सयाह ने रियासत का दौरा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने 8 बरसों के दौरान तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। केटीआर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक और सयाह आज यहाँ पे आया, खाया पिया और चल दिया, 8 साल में कुछ नहीं दिया। तेलंगाना को आज भी वही सिलसिला, वही जुमलेबाजी और धोखाबाजी है। बीजेपी बकवास या जुमला पार्टी बन चुकी है। ఎక్కడ పోయినాయి, ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఉపయోగపడట్లేదా? నీ ఉత్తరప్రదేశ్లో, నీ బీహార్లో, నీ మధ్యప్రదేశ్లో, నీ భాజపా అసమర్థ రాష్ట్రాలలో, అసమర్థ పాలనతో కునారిల్లుతున్న రాష్ట్రాల్లో అక్కడ ఈరోజు తెలంగాణ బిడ్డల చెమట, తెలంగాణ బిడ్డల రక్తం అక్కడ లేదా? ఇది వాస్తవం కాదా? మరి అట్లాంటప్పుడు ఎవరి సొమ్ముతో ఎవరు కులుకుతుంటే నువ్వు ఇక్కడ తెలంగాణకు వచ్చి మేము ఇచ్చినామంటావు? దండం పెట్టిపో తెలంగాణకు, వచ్చి ఇక్కడ దండం పెట్టు తెలంగాణ ప్రజలకు. మీ కాళ్ళు గడిగి నెత్తిన పోసుకున్నా మీ రుణం తీర్చుకోలేనని చెప్పు. మీ వల్ల మా ఉత్తరప్రదేశ్ బతుకుతున్నది, మీ వల్ల మా మధ్యప్రదేశ్లో, మీ వల్ల మా గుజరాత్లో మా కొంత అభివృద్ధి జరుగుతున్నదని ఒప్పుకో, మేము సంతోషపడతాం. జాతి నిర్మాణంలో తెలంగాణ జాతి పాల్పంచుకుంటే తెలంగాణ బిడ్డలుగా గర్వపడతాం. మాకు ఆ విషయంలో బేసిజం లేదు. కానీ ఇట్లా పచ్చి అబద్ధాలు చెప్పి, దోకేబాజ్ మాటలు చెప్పి, దగాబాజ్ మాటలు మాట్లాడి, బట్టెబాజ్ ముచ్చట్లు చెప్పి బట్టగాల్చి మీ చేసిపోతా అంటే తెలంగాణ ఊరుకోదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదిలిపెట్టమనే మాట అమిత్ షాకి చెప్తా ఉన్నా. ఇన్ని అబద్ధాలు, ఎంపీ ఒక మాట, హోంమంత్రి ఒక మాట, అధికార ప్రతినిధి ఒక మాట, వీళ్ళదో బతుకా అసలు, వీళ్ళదో పార్టీ? దయచేసి ఆలోచించమని చెప్పి నేను మా తెలంగాణ తమ్ముళ్ళని కూడా కోరుతా ఉన్నా. నోరు తెరిస్తే పచ్చి అబద్ధాలు. అదేవిధంగా ఇంకా మాట్లాడతారు, ఏమంటారు, సొంత విధానమే లేదు వీళ్ళకి. ఇంకా దుర్మార్గం ఏంటంటే ఇచ్చినామని చెప్పే మాటలలో ఇట్లా చెప్తాడు. 8 ఏళ్లలో 2,52,202 కోట్లు ఇచ్చిందని చెప్పిండు. అందులోనే ఏం చెప్తాడు మాటల మాటికి, పేపర్లో వచ్చింది, నాది కాదు కట్టింగ్, పేపర్లో వచ్చింది 25,000 కోట్లు ఇచ్చిన మిషన్ భగీరథకు అని చెప్పిండు. నేను ఇది పేపర్లో వచ్చిన మాట. 25,000 కోట్లు మిషన్ భగీరథకి ఇచ్చినామని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి చెప్తారు. टीआरएस पार्टी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तकरीर को झूठ का पुलिंदा करार दिया। वजीर फाइनेंस हरीश राव और वजीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने हफ्ते के रोज तुकुगुड़ा में मुनक़िदा जलसे आम में कहा कि अमित शाह ने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि हरीश राव ने अमित शाह के दावों का जवाब देते हुए हक़ाइक़ और आदाद शुमार पेश किए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी कायद ने अपने झूठ के जरिए तेलंगाना के अवाम को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने अमित शाह को झूठों का शाह करार देते हुए बीजेपी को बड़ा झूठा पार्टी से ताबीर किया। हरीश राव ने अमित शाह को चैलेंज किया कि वो ये साबित करें कि मरकज ने तेलंगाना के मिशन भागीरथता के लिए फंड्स दिए हैं, जिसका मकसद रियासत के हर घर को पीने का पानी फराहम करना है। दयाकर राव ने कहा कि सैनिक स्कूल, रेलवे कोच फैक्ट्री और मेडिकल कॉलेजेस पर मरकजी वजीर दाखिला के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। रियासती वजीर दयाकर राव ने भी इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया और यहाँ तक कि रियासत से किए गए तमाम वादों से वो मुनहरिफ हो गई। उन्होंने वरंगल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के अवाम बीजेपी कायदीन के झूठ पर यकीन नहीं करेंगे। टीआरएस हुकूमत पर अमित शाह की तनकीदों को मुस्तरद करते हुए एरावली दयाकर राव ने कहा कि टीआरएस ने न सिर्फ 99% इंतखाबी वादों को पूरा किया, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने अवाम की बहबूद के लिए कई स्कीमात का आगाज किया जो इंतखाबी मंशूर का हिस्सा नहीं थी। పార్లమెంట్ లో కేంద్ర మంత్రి తెలంగాణలో ఆయుష్మాన్ భారత్ అమలవుతుందని
బీజేపీ ప్రభుత్వం ఢిల్లీలో పార్లమెంట్ సాక్షిగా అమిత్ షా సాక్షిగా పార్లమెంట్ లో చెప్పిన సమాధానం ఇది ఎప్పుడు 4 ఫిబ్రవరి 2022 ప్రశ్న అడిగింది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వెదర్ ద ఆయుష్మాన్ ప్రధానమంత్రి health insurance scheme is being implemented in the state of Telangana and if so the details అని ప్రశ్న అడిగింది అడిగితే కేంద్ర మంత్రి గారు సమాధానం చెప్పారు బిశ్వేశ్వర్ తుడు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి వారు ఏం సమాధానం చెప్పిండు ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రధానమంత్రి జన ఆరోగ్య యోజన ఈజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సిన్స్ 18th May 2021 18 మే 2021 నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆయుష్మాన్ భారత్ అమలవుతుందని పార్లమెంట్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వము కేంద్ర మంత్రి బిశ్వేశ్వర్ తుడు గారు స్పష్టంగా సమాధానం చెప్పారు మరి మరో కేంద్ర మంత్రి బీజేపీ నాయకులు అమిత్ షా గారు హైదరాబాద్కు వచ్చి ఆయుష్మాన్ భారత్ అమలైతలేదని అడ్డంగా అబద్ధాలాడితే ఇంతకంటే ఘోరమైనటువంటి పార్టీ ఉంటుంది ఎట్లా నమ్మాలి ఒక మంత్రి ఏమో ఆయుష్మాన్ భారత్ అమలవుతుంది అని పార్లమెంట్ లో చెప్తాడు ఇంకో మంత్రి వచ్చేమో ఆయుష్మాన్ భారత్ అమలే అయితలేదు కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం అమలు చేయడం లేదు అని పట్ట పగలు పచ్చి అబద్ధం ఆడుతున్నటువంటి పార్టీ ఇలా బీజేపీ పార్టీ ఇంతకంటే ఇంకేం సాక్ష్యం కావాలి ఇది అగ్రిమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆయుష్మాన్ భారత్ ను అమలు చేస్తూ చేసుకున్న అగ్రిమెంట్ కాపీ ఇలా ఆయుష్మాన్ భారత్ అమలైన తర్వాత 3,62,000 మందికి ఈ రాష్ట్రంలో చికిత్సలు చేయడం జరిగింది ఈ 3,62,000లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది చేశారా మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యేటప్పుడు అందరూ చూశారు ఇక ప్రధానమంత్రి అనే ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను గ్యాస్ ధర సిలిండర్ ధర 400 ఉన్నాయి ఇది కాంగ్రెస్ పాపం ఉన్నాం నేను తగ్గిస్తానని చెప్పాను కానీ ఎంత చేశాం 1000 రూపాయలు పైన చేశాం పెట్రోల్ ధర పెంచాం డీజిల్ ధర పెంచాం 2 కోట్ల ఉద్యోగాలన్నీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టాం 15 లక్షలు ఎవరి ఖాతాలలో వాళ్ళ ఖాతాలు ఇస్తా బ్లాక్ మనీ అంతా తీస్తున్నారు అని చెప్పారు ఇవన్నీ మోసం చేసి నేను మర్చిపోయాము నేను అమిత్ షా గారిని అడుగుతున్నా కిషన్ రెడ్డి గారిని అడుగుతున్నా బండి సంజయ్ గారిని అడుగుతున్నా మీ బండి సంజయ్ గారు అరవింద్ గారు మీరు నిలబడ్డ కాడు ఇచ్చిన హామీలు కాగితాలు రాసిచ్చినాయి మీరు ఒక్కటే నాకు నిలబెట్టుకున్నారా కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కేంద్రంలో 8 ఏళ్ల నుంచి చేసింది ఒక్కటైనా చూపెట్టండి కేసీఆర్ గారు ఇండియాని ఆదర్శ ముఖ్యమంత్రి ఆయన చేసిన పనులు మేఘాలు పోలేదు ప్రతి పార్లమెంట్ లో ఏదైనా కూర్చొని వేస్తే పెట్టింది ఒక్కటైనా చేశారా మోడీ గారు ప్రధానమంత్రి అయ్యేటప్పుడు అందరూ కూడా చూసి रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि अमित शाह ने बगैर सोचे समझे बकवास की है क्योंकि बीजेपी मरकज में बरसर इख्तियार है। उन्होंने चैलेंज किया कि बीजेपी हुकूमत को तहलील करते हुए मुल्क भर में ताज़ा इंतखाबात करवाएगी। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला का ओहदा रखने के बावजूद टीआरएस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ इजहार ख्याल करना अमित शाह को ज़ैब नहीं देता। उन्होंने सवाल किया कि बीजेपी हुकूमत वाली गुजरात में डबल बेडरूम मकानात की तामीर क्यों अमल में नहीं लाई गई। श्रीनिवास यादव ने बंसीलाल पेट में डबल बेडरूम के मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया और उन मकानात को इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम टीआरएस के हक में है क्योंकि टीआरएस हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए डबल बेडरूम के मकानात की मंजूरी के वादे को कामयाबी के साथ पूरा किया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रियासत में तमाम तबकात के अवाम के लिए
कई फलाही स्कीमात पर अमलावरी का मुस्तकबिल में मनसूबा रखते हैं। उन्होंने वाजे किया कि डबल बेडरूम मकाना तमाम अहल बेनिफिशरीज को अलॉट किए जाएंगे। वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने दावा किया है कि रियासत में धान की खरीदारी का अमल आसानी के साथ जारी है। उन्होंने अपोजिशन कायदीन को मशवरा दिया कि वो रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर धान की खरीदारी के मराकज जाकर किसानों को मुश्किलात का शिकार न बनाएं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे पर नुक्ताचीनी की और कहा कि रियासत के अवाम अमित शाह की बातों में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला के फरेब में रियासत के अवाम नहीं आएंगे। उन्होंने बीजेपी पर बरहमी का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि किसानों में इत्मीनान पाया जाता है और अगर कहीं अदम इत्मीनानी है तो वो अपोजिशन कायदीन में है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत पेट्रोलियम अशिया बशमूल LPG की कीमतों में गैर मामूली इजाफा करते हुए मुल्क के आम आदमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ रही है। इस बात की याद दहानी करवाते हुए कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रियासत में बीजेपी की हुकूमत के लिए एक मौका देने की आवाम से ख्वाहिश की है। सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रियासत की घरेलू खवातीन मरकज पर जोर दे रही है कि वो पकवान गैस और पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में कमी लाए। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में मुसलसिल इजाफे पर मरकज के खिलाफ महेश्वरम असेंबली हल्के के तहत बारापुर चौराहे पर हुक्मरान जमात TRS की जानिब से बड़े पैमाने पर धरना दिया गया, जिसमें सबीता इंदिरा रेड्डी के अलावा रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम और रुकने पार्लियामेंट ने आवाम पर जोर दिया कि वो पेट्रोलियम अशिया की बढ़ती कीमतों में मोदी हुकूमत की जानिब से कमी न करने पर अपने इलाकों में बीजेपी के कायदीन और कारकुनों को आने की इजाज़त ना दे। उन्होंने कहा कि अवाम बढ़ती कीमतों की वजह से उब गए हैं और वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने में बीजेपी हुकूमत की नाकामी पर उस हुकूमत को गिराने से भी पीछे नहीं हटेंगे। इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से 18 मई को मुलाकात करेंगे। बताया जाता है कि रियासत की सियासी सूरत हाल पर वो वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेंगे। समझा जाता है कि किशोर वज़ीर आला को उन हलकों की रिपोर्ट पेश करेंगे जहां हुक्मरान जमात TRS कमजोर है। कैंप ऑफिस में पल्ले प्रगति और पटना प्रगति प्रोग्राम के सिलसिले में होने वाले इजलास के दिन ही ये मुलाकात होगी। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने अपनी प्रजा संग्राम यात्रा के अख्तिताम के दूसरे रोज जुबली हिल्स मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत अमित शाह के जलसे आम से अवामुन नास की शिरकत को रोकने के लिए लाखों रुकावटें खड़ी करने के बावजूद सैकड़ों अफराद ने शिरकत करते हुए उनके जलसे को कामयाब बनाया। उन्होंने बताया कि अमित शाह के दौरे के बाद TRS हुकूमत के खात्मे की उल्टी गिनती का आगाज हो गया और ये बात तय है कि इंतखाबात किसी भी मौके पर मुनक्किद हो बीजेपी इख्तिदार हासिल करेगी और इख्तिदार पर आने के बाद KCR के बदगुमानियों के खिलाफ तहकीकात करते हुए उन्हें जेल में डाला जाएगा। सीनियर नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी G निरंजन ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए दी गई धमकी पर सख्त मजम्मत की और इनकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला का बयान अक़लियतों में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। आज मीडिया से बात करते हुए निरंजन ने कहा कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे दरअसल SC ST और BC तबके के तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे की इब्तिदा है जो बीजेपी के खुफिया एजेंडे का हिस्सा है। निरंजन ने कहा कि मुल्क की तरक्की व इस्तेहकाम का दारोमदार अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में मुज़मिर है, लेकिन अमित शाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके सरबराह असदुद्दीन अवैसी को खुश रखने के लिए कांग्रेस की जानिब से अक़लियतों को फराहम करदा तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने का ऐलान के जरिए अक़लियतों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर दिया जो मुल्क की सालमियत के लिए नुकसानदायक है। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर शदीद तनकीद की। उन्होंने याद दहानी करवाई कि 2014 के इंतखाबात के मौके पर बीजेपी ने नौजवानों को 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करने का वादा किया था, लेकिन इस वादे को पूरा करने में वो नाकाम रही। उन्होंने कहा कि अमित शाह अब बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने का वादा कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों में कोई वजन या उनके कोई मायने नहीं है।
अमित शाह चीफ मिनिस्टर केसीआर के स्कैम्स पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में भी नाकाम रहे। शर्मिला ने मजीद कहा कि अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि मरकज का रियासती हुकूमत के साथ तेलंगाना में मसावी हिस्सा है। उन्होंने पूछा कि गुज़िश्ता 8 बरस के बावजूद भी मरकज नौजवानों को 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम नहीं कर सका, वो तेलंगाना में किस तरह नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत तेलंगाना के किसानों से नीम उबले चावल की खरीदारी से इनकार किया है और मरकजी वज़ीर दाखिला यहाँ किसानों की बहबूद की बात कर रहे हैं। शर्मिला ने पूछा कि जब आंध्र प्रदेश तंजीम में जदीद कानून पर अमल करने में बीजेपी नाकाम रही तो फिर वो रियासत में बरसर इख्तिदार आने के बाद एक मौका देने की आवाम से क्यों ख्वाहिश कर रही है। तेलंगाना में हुई बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है। सिद्दीपेट जिले के तोगुटा मंडल में हुई बारिश की वजह से धान की फसल को नुकसान पहुंचा। किसानों ने इस बारिश से हुए नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि 6 माह की मेहनत के बाद तैयार की गई धान की फसल को इस अचानक और बेमौसम की बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। कई किसानों ने कहा कि तारपोलिन का कवर बिछाने के बावजूद उनकी फसल नहीं बच पाई। उसी तरह मुत्तहदा आदिलाबाद में हुई अचानक बारिश के सबब कई किसान मुश्किल का शिकार हो गए। मेदक जिले के नारसिंगी में हुई बारिश के सबब कई दरख्त उखड़ गए। कामारेड्डी मंडल के कासिमपल्ली तांडा धान की खरीदारी के मरकज के करीब बिजली गिरने से 6 अफराद जख्मी हो गए। बारिश के दौरान ये अफराद अपनी धान की फसल को बचाने के लिए निकले थे। राजन्ना सिलसिला जिले के मामडीपल्ली देहात में बारिश के दौरान आईकेपी सेंटर में बारिश के दौरान बिजली गिरने से 5 किसान शदीद जख्मी हो गए। शोहर के साथ झगड़े के बाद एक हामिला खातून ने 2 दिन तक तकरीबन 65 किलोमीटर पैदल सफर मुकम्मल किया। यह वाकया तिरुपति के नायडू पेट में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजमंड्री के वायएसआर नगर की रहने वाली वर्षिनी अपने शोहर के साथ मुलाजमत के लिए तिरुपति पहुंची। दोनों मजदूरी किया करते थे। इसी दौरान वर्षिनी हामिला हो गई और उसके झगड़े उसके शोहर से होने लगे, जिस पर वर्षिनी अपने मकान से पैदल निकल गई। ताहम वो 2 दिन तक पैदल चलने के बाद नायडू पेट पहुंची। उसकी हालत खराब हो गई। एक शख्स ने उसको देखकर 108 एम्बुलेंस को फोन किया, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस स्टाफ वहां पहुंचा। उसे दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था कि उसने एम्बुलेंस में ही लड़के को जन्म दिया। ये लड़का सेहतमंद है। वर्षिनी 2 दिन तक ग़िज़ा ना होने की वजह से काफी थकी हुई थी। उसको नवजायदा बच्चे के साथ नेल्लूर के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वर्षिनी के हालात मालूम होने के बाद दिशा पुलिस वहां पहुंची। उसका इलाज दवाखाने में जारी है और उसके मुकम्मल रुबे सेहत होने के बाद उसको घर वापस भेजने के इंतजाम किए जाएंगे। शराबी शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। ये वारदात रियासत तेलंगाना जिले विकाराबाद के तांडूर मंडल में पेश आई। ताखिर से मिली इत्तला के मुताबिक 30 साल संगीता की शादी 12 साल कबल चेंगामुल के रहने वाले नरसिम्लू से हुई थी। शौहर अक्सर बीवी से झगड़े किया करता था। जुमे की रात देर गए शौहर ने झगड़े के बाद अपनी बीवी के सर पर पत्थर से हमला किया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गई। उसे मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। तब तक वो फौत हो चुकी थी। पुलिस ने मकतूल खातून की मां नसम्मा की शिकायत पर केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में कुव्वत गोयाई से महरूम लड़की की असमत दरी का वाकया पेश आया। मुतासरा ने इस वाकया से अपने अरकान खानदान को वाकिफ करवाया, जिन्होंने पुलिस से रुजू होकर इस खुसूस में शिकायत की और कहा कि जकरिया नामी शख्स ने यह हरकत की है। मुतासरा की मां की शिकायत पर पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है और मुतासरा को तिब्बी मायने के लिए अस्पताल भेज दिया। विकाराबाद जिले परगी के बीसी गर्ल्स हॉस्टल में गैस के खराश से आग लगने का मामूली वाकया पेश आया। ताहम फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए हॉस्टल के जिम्मेदारों ने फायर स्टेशन को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर इस मामूली आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड के एहलकारों की जानिब से आग बुझाने के नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया और तमाम ने राहत की सांस ली, क्योंकि इस वाकये के वक्त हॉस्टल में 41 तालिबात थी। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में एक शख्स साइबर क्राइम का निशाना बनते हुए 2 लाख से ज्यादा रकम से महरूम हो गया। माचारेड्डी मंडल के चुक्कापुर गांव का रहने वाला ओबुल रेड्डी साइबर मुजरिमों के जाल में फंस गया। तफसीलात के मुताबिक चुक्कापुर गांव के रहने वाले ओबुल रेड्डी ने पीएम मुद्रा बैंक लोन के लिए दरखास्त दाखिल की थी।
اس نے 15 دن قبل لون کے لیے اپنے موبائل فون میں ایک لنک پر کلک کیا تھا. اس لنک کو کلک کرنے پر ایک نامعلوم شخص نے اسے لون دلوانے کا وعدہ کرتے ہوئے اسے کچھ رقم آن لائن جمع کرنے کا مشورہ دیا, جس پر اوبول ریڈی نے اس کی باتوں پر یقین کیا. اپنے آن لائن اکاؤنٹ کے ذریعے قسطوں میں 2,28,000 روپے منتقل کر دیا, لیکن لون کی رقم جمع نہیں ہوئی. اوبول ریڈی نے نامعلوم شخص سے ربط پیدا کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کا فون بند بتا رہا ہے, جس پر وہ پولیس سے رجوع ہوا. ماچاریڈی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کی گئی ہے. پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اور تفتیش کر رہی ہے. تلنگانہ کے یادادری بھونگیر ضلع میں پیش آئے سڑک حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے. یہ حادثہ ضلع کے چوٹوپل میں اس وقت پیش آیا جب قومی شاہراہ نمبر 60 کے قریب کار کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ کار وہاں سے گزرنے والی آٹو ٹرالی سے ٹکرا گئی. حیدرآباد سے وجےواڑا روٹ پر جانے والی اس کار سے بچنے کے دوران آٹو کو کار نے ٹکر دے دی. یہ آٹو سڑک عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آٹو کو ٹکر دینے کے بعد وہاں بس کا انتظار کرنے والوں پر کار گھس پڑی. اس موقع پر بس کا انتظار کرنے والے کئی افراد جان بچانے کے لیے دوڑ پڑے. اس حادثے میں کار میں سوار 3 افراد اور آٹو ٹرالی میں سوار ایک شخص زخمی ہو گیا. آپ کو بتا دیں کہ ان حادثات سے بچنے کے لیے ریاستی پولیس کافی کوشش کر رہی ہے. مختلف مقامات پر خاص کر کے ایکسیڈنٹ پرون زونز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. ان زونز میں کوشش کی جا رہی ہے کہ تیز رفتاری کی وجہ سے حادثات کم ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی خاص کر ہائی ویز پہ بہت سے حادثات پیش آ رہے ہیں. پچھلے ہم کچھ مہینوں کی اگر ہم بات کریں, خاص کر سمر ویکیشنز کی بات کریں یا پھر 3-4 مہینے کا اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو اس دوران سڑک حادثات میں کافی اضافہ ہوا ہے اور تیز رفتاری ان حادثات کی سب سے بڑی وجہ بن کے سامنے آئی ہے. اب ایک خبر کانگریس پارٹی سے جڑی. کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے اتوار کو کہا کہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی نفرت اور لڑائی کی سیاست کے ذریعے ملک کو تباہ کرنے کی در پر ہے, انہیں شکست دینا ہے. آج منعقدہ پارٹی کے سہ روزہ 9 سنکلپ کے آخری دن چنتن شیور سے ملک بھر سے آئے ہوئے مندوبین سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ ان کی لڑائی بی جے پی کی نفرت اور پھوٹ ڈالنے والے نظریے کے خلاف ہے. اس تنظیم نے ملک میں نفرت اور تشدد کا ماحول پیدا کر رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ اس نظریے سے لڑنا میری زندگی کا مقصد ہے. The politics of the country now does not entail a conversation. It does not entail the expression of views. It does not entail the expression of feelings. Some days back in Parliament I made a speech where I said India, Bharat is a union of states. That is the line that is written in our constitution. India is not described as a nation, it is described as a union of states. Meaning, the states of India, the people of India, have come together to form the union. They have come together to form the union. And it is critical for the union of this country. ناظرین, اس نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے INN چینل.